तो नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 9वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए क्या क्या खेला किया, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। और शहबाज मेरे सहयोगी मेरे साथ में हैं। शहबाज, खबर इस तरीके की है कि दिल्ली में बैठे हुए कई बड़े नेताओं ने सूत्रधार के तौर पर काम किया। ये बड़े नेता बीजेपी के भी थे, ये बड़े नेता जेडीयू के भी थे, और नीतीश ने पाला बदला। असली सूत्रधार कौन है, पर्दे के पीछे की कहानी की पटकथा लिखी किसने, इस पटकथा के कितने चैप्टर्स हैं? देखिए, इस पटकथा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सिलसिला बहुत दिनों से शुरू हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना कि जब जहां पर सब लोगों की सोच खत्म हो जाती है वहां पर जो है अमित शाह का काम होना शुरू हो जाता है। अमित शाह काम करना शुरू कर देते हैं। तो गृह मंत्री इस चीज़ को बड़ी बारीकी से नज़र रख रहे थे और वो ये देख रहे थे कि आखिर कब जो है नीतीश कुमार आ जाएंगे, और इसको लेकर लगातार जो है कवायद चल रही थी। सवाल यह है कि एक के बाद एक करके एक कोशिशें की जा रही थी कि किस तरीके से एनडीए एक बार फिर से वही हो जाए जो कि नीतीश कुमार का था। एक मिनट रुक जाइएगा, अंजलि भी है मेरे साथ में। अंजलि, चूँकि बिहार का जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस है इस पर मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉलिटिकल क्राइसिस में अब नीतीश कुमार का पॉलिटिकल वेटेज क्या रह गया? क्योंकि पहले क्या होता था ना, नीतीश बड़े टफ नेगोशिएटर कहे जाते थे, नेगोशिएशन कर ले जाते थे सीट्स को लेकर के। लेकिन अब नीतीश ने जब पाला बदला है, 9वीं बार सीएम बनने वाले हैं, तो क्या उतने टफ नेगोशिएटर रहेंगे? बीजेपी और जेडीयू के पॉलिटिकल वेटेज में कितना फर्क आ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है इमेज पर तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, चूंकि 9वीं बार, और इसी पूरे अगर कार्यकाल को हम देखें 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि एक ही कार्यकाल में तीसरी बार नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। तो जाहिर है बिहार की जनता मैंडेट नहीं देती है नीतीश कुमार को, लेकिन बावजूद इसके कुर्सी पर आ जाते हैं। और मुझे लगता है इससे अब इमेज पर उनकी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वेटेज उतना नहीं रहेगा। और नेगोशिएशन इस बार मुझे लगता है बीजेपी ने की होगी। नीतीश कुमार चूंकि वहाँ पर परेशान थे, ऐसा उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा, और हमने सुना नीतीश कुमार को, वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जा रहा था। अपने नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने विचार विमर्श किया और उसके बाद ये फैसला लिया है। और नीतीश कुमार ये भी जानते थे कि आगे परेशानियां किस तरह से बढ़ सकती हैं, जिस तरह से देश में माहौल बना हुआ है लोकसभा चुनावों में। ये ज़रूर है कि बीजेपी को नुकसान था, ये मुझे लगता है मजबूरी बीजेपी की भी थी और नीतीश कुमार की भी थी। बीजेपी और जेडीयू यानी नीतीश कुमार दोनों की मजबूरी थी, ये अंजलि का कहना है। अंदर की एक और खबर आपको मैं बताता हूँ। अंदर की खबर यह है कि बिहार में कोई संवैधानिक पद वाले कद का कोई शख्स था जिसने मीडिएटरशिप की पिछले कई दिनों से। ललन सिंह की वजह से नीतीश कुमार, ललन सिंह चूँकि लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी होते जा रहे थे, लालू प्रसाद यादव ने जल्दबाजी की, तेजस्वी को सीएम बनाने का ख्वाब देख डाला। आपको याद है ना, सितंबर 2023 में पिछले साल जब G20 की मीटिंग हुई, बहुत दिनों के बाद, लगभग 12-13 महीने के बाद में, जब नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, तभी से ये लगने लगा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिर उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान। अब सवाल है कि ये भी बड़ा है। रविंद्र जी, एक मिनट आइएगा आप। नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं, कोयरी कुर्मी के नेता हैं, अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक इंटरनल सर्वे था जिसमें यह पता चला कि अगर नीतीश को साथ नहीं लिया तो पिछला जो प्रदर्शन है उस तरह का प्रदर्शन आप दोहरा नहीं पाएंगे। लेकिन क्या अभी भी इतना मादा, क्या अभी भी इतनी ताकत नीतीश में है, इतनी बार पलटी मारने के बाद, कि अपनी विश्वसनीयता बचा करके रखें और अति पिछड़ा वोट बैंक को एनडीए के खाते में लेकर के आए? देखिए, 2 स्टेट में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, पिछड़े, अति पिछड़े, मुसाहर, अल्प और जो दुसाध, पासवान और दलित, ये ऐसा कोर वोट बैंक है जो अपने नेता को बहुत जल्दी से नहीं बदलता। नीतीश कुमार को इस बात का पूरा अंदाजा है कि उनका वोट बैंक, और सुनने में आया कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये निकल करके भी आया था कि नीतीश कुमार के वोट बैंक इंटैक्ट हैं। और बिल्कुल ये सही बात है कि बीजेपी को इसी वोट बैंक को भुनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस लोकसभा चुनाव में। और ये, इसे आप बीजेपी की मजबूरी कहें या नीतीश कुमार की खुशकिस्मती कि अब बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ हैं, और अब बिहार में बीजेपी एक अच्छा समर्थन न सिर्फ हासिल करेगी बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में संदीप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, क्योंकि आपके साथ बात करना बेहद ज़रूरी है। संदीप, क्या नीतीश का फिर से एनडीए में आना पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित होगा? पिछली बार 39 सीट जीती और इस बार टारगेट जो बीजेपी ने, एनडीए ने रखा है 40 सीटें जीतने का।
निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले है। जो 400 प्लस का सपना देख रही है बीजेपी, मुझे लगता है कि वो अब पूरी कर ही लेगी। खासतौर से इसमें बिहार मददगार हो सकती है। 40 के 40 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बार आरजेडी भी एक दूसरे रवैये में, और आरजेडी अगर अलग हो गई है बिल्कुल इससे, नीतीश और बीजेपी अगर एक साथ हो गए तो एक तरफ तो मजबूती बढ़ी है, लेकिन दूसरा जो उनका है यादव प्लस मुसलमान, वो और भी मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं इस बार सिंपैथी मेरे ख्याल से लालू यादव के पास भी जा सकता है। हालांकि लोकसभा का चुनाव में फायदा होगा, लेकिन 40 की 40 सीटें जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मुझे संशय है। बिहार की राजनीति पर नजर आप बना करके रखें। यहाँ पर वाकई में खेल और बड़ा खेला हो रहा है। इस बड़ा खेला में गोलकीपर कौन है, फॉरवर्ड पोस्ट पर कौन है, कौन किक मारेगा, और क्रिकेट की भाषा में अगर मैं जाऊं, ये तो फुटबॉल की भाषा हो गई, अगर क्रिकेट की भाषा में जाऊं, कौन हिट विकेट होगा, नजर बना करके रखिए। नमस्ते।